यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे जब इफ़रा की खाला ने समरा बेगम को मुखातिब किया। समरा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ। इसके लिए मुझे सबा की फ़िक्र है कि वो कहाँ रहेगी, मगर सबा का कहना है कि वो इफ़रा के साथ तुम्हारे यहाँ रह लेगी। कुछ दिन की बात है, मैं अपना इलाज करवा कर आ जाऊँ, फिर सबा को वापस ले जाऊँगी। सबा की वालदा समरा बेगम की तरफ देखती बहुत ही नरम लहजे में बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सबा हमारी अपनी बच्ची है, ये इसका भी घर है। ये बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह है। जैसे हमें इफ़रा और अलीज़ा अज़ीज़ हैं, वैसे ही हमें सबा भी अज़ीज़ है। तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, सबा जितनी देर चाहे यहाँ रह सकती है, इसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तुम आराम से अपना इलाज करवा कर मुतमईन होकर आओ। जवाब समरा बेगम की बजाय बीजान ने दिया। हाँ, ठीक कह रही हैं बीजान, आप जितनी देर चाहे रह कर आ लें, सबा हमारे साथ यहाँ पर रह लेगी। इसे हम यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। आप बस जाकर अपना अच्छे से इलाज करवाएं। अब की बार आलिम साहब सबा की वालदा की तरफ देखते हुए बोले, जी ठीक है भाई साहब। वो बोलती मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ अलीज़ा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि सबा इनके घर ही रहेगी, क्योंकि शुरू दिन से ही सबा कुछ ठीक नहीं लगती थी। अलीज़ा इसी सोच में डूबी, ये भूल ही गई कि इसने हाथ में फोक पकड़ा हुआ है जिसमें आमलेट मौजूद था। जबकि मुकद्दिम ने अलीज़ा की तरफ देखा, जो पता नहीं कौन सी सोचों में डूबी थी, मगर हाथ में पकड़ा आमलेट खा ही नहीं रही थी। मुकद्दिम की आंखों में शरारत चमकी। इसने अलीज़ा का वही हाथ पकड़कर अपने मुंह के करीब किया और आमलेट अपने मुंह में डाल लिया। अलीज़ा मुंह खोले हैरत से मुकद्दिम की तरफ देख रही थी कि इसने ये क्या किया है। इसे तो यही समझ नहीं आ रही थी, जबकि खुद की तरफ मुसलसल अलीज़ा को देखते पाकर मुकद्दिम ने अपने आगे से आमलेट का पीस फोक की मदद से उठाया और ज़बरदस्ती अलीज़ा के मुंह खोलते इसके मुंह में डाल दिया। और ये हरकत इसने इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से की कि कोई भी इसे देख ना सका। जबकि अलीज़ा हक्की बकी अभी भी मुकद्दिम को ही देख रही थी। बेगम, खा लो इसे कि ये काम भी मैं ही सर अंजाम दूँ। मुकद्दिम झुकते ही इसके कान में सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला तो अलीज़ा ने फ़ौरन इसे निगलना चाहा, जो इसके गले में अटक गया था, जिससे इसे शदीद खांसी आना शुरू हो गई। इसे खांसता देखकर मुकद्दिम ने फ़ौरन इसे पहले पास पड़े पानी का गिलास इसके लबों पर लगाया, जबकि 2 घूंट पीने के बाद भी इसकी खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ मौजूद तमाम अब परेशानी के आलम में अलीज़ा को देख रहे थे। क्या हो गया बच्चा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बीजान फ़िक्रमंदी से बोली। मुकद्दिम अपनी कुर्सी से उठा और अलीज़ा की कमर सहलाने लगा। इसके ऐसा खांसने पर वो भी परेशान हो गया था। फरी, कोई मीठी चीज़ लेकर आओ, मुकद्दिम इफ़रा की जानिब देखते हुए बोला तो वो जल्दी से उठती भागकर किचन में गई, क्योंकि वहाँ तो कोई मीठी चीज़ मौजूद नहीं थी सवाए जमीम के, जो अलीज़ा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इफ़रा किचन में आई तो इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि वो क्या लेकर जाए। फिर इसने फ्रिज खोली और इसकी नज़र फ्रिज में पड़ी एक चॉकलेट पर गई। इसने फ़ौरन से वो चॉकलेट निकाल ली और दोबारा भागती हुई मुकद्दिम के पास गई और इसके आगे चॉकलेट दी, जो पकड़ते हुए फ़ौरन मुकद्दिम ने इससे इसके पैकेट में निकाला और थोड़ी ही अलीज़ा की जानिब बढ़ाई। मेरी जान,
थोड़ी सी ये खा लो, ठीक हो जाएगा। मुकद्दिम इसे प्यार से बोलता इसके मुंह में चॉकलेट डालने लगा, जो कि इसे इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी कि इसके सामने कोई और भी अफराद बैठा हुआ। सिर्फ परवाह थी अपनी बीवी की और अपनी मोहब्बत की परवाह थी, जो इस वक्त शदीद खांसी की तकलीफ़ से गुज़र रही थी। थोड़ी देर बाद चॉकलेट खाने के बाद अलीज़ा की खांसी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, जबकि खांसने की वजह से इसकी आंखों में पानी जमा हो गया और आंखें लाल अंगारा बन चुकी थी और चेहरा भी सुर्ख हो चुका था। कुछ बेहतर हुआ। मुकद्दिम चुपते इसकी आंखों में आई नमी को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला तो अलीज़ा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया, जबकि मुकद्दिम की इस कदर फिक्रमंदी पर सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव था अलीज़ा के मामले में, और यही फिक्रमंदी सबा की आंखों में किसी कांच की तरह चुभ रही थी। ठीक हो बच्चे, आलिम साहब अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोले तो अलीज़ा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया, जबकि इसे अपने गले में शदीद जलन का एहसास हो रहा था। फरी, हम रूम में जा रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का सा बनवा कर लाओ अपनी भाभी के लिए। मुकद्दिम इफ़रा की तरफ देखते हुए बोला। जी ठीक है भाई, आप जाएं, भाभी को लेकर मैं बनवा कर लाती हूँ। कुछ इफ़रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो मुकद्दिम ने इस बात में सर हिलाया। अलीज़ा को साथ लिए अपने कमरे की जानिब चल दिया। मिसेस, अपने शोहर के लिए भी कुछ बना दो। जहाज़ेब इफ़रा की तरफ देखते शरारत भरे लहजे में बोला, क्योंकि आपसे ये नाश्ता नहीं खाया जा रहा क्या? इफ़रा एक नज़र सब की तरफ देखते हुए बोली, जो अपना अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। नहीं, मेरा कुछ और खाने का दिल है, जो भी कुछ और तरीके से। जहाज़ेब और इफ़रा की तरफ देखते ज़ुमानी अल्फाज में बोला तो इफ़रा को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या खाना है आपको? आप मुझे बता दें, मैं आपको बनाकर ला देती हूँ। इफ़रा भी अपनी ही फिक्रमंदी से बोली, क्योंकि इसके अल्फाज के पीछे छुपे मकसद को वो नहीं समझ सकती थी। नहीं मिसेस, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ना ही ये मेहनत वाला काम है। ये तो बस खामोशी वाला काम है, जिसमें तुम बस खामोश रहो और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जहाज़ेब के छुपे अल्फाजों में वाज़िया बेबाक बात को समझते इफ़रा एकदम से सुरख पड़ी थी। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? आप सबके बीच में बैठकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। इफ़रा ने इसे शर्म दिलाना चाहा, जो शर्म की शय से भी नावाकिफ़ था। नहीं, ये काम तो बखूबी तुम सर अंजाम देती हो, मैं शर्म करके क्या करूँगा? इसलिए मुझे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बीवी काफ़ी है शर्म वाली है और वो ये काम काफ़ी अच्छे से सर अंजाम देती है। जहाज़ेब बेशर्मी से बोलता इसे और तपा गया, जबकि इफ़रा का अब जहाज़ेब के पास बैठना महाल हो गया था। इफ़रा एकदम अपनी कुर्सी से उठी और वहाँ से जाना चाहा, जबकि जहाज़ेब इसका हाथ पकड़े इसे दोबारा बिठा चुका था। इफ़रा के अचानक उठने से सबने इफ़रा की जानिब देखा, जबकि सबको अपनी तरफ देखता पाकर इफ़रा घबरा सी गई। वो मैं भाभी के लिए कुछ बना दूँ, वो इंतज़ार कर रही होंगी। इफ़रा ने सबकी तरफ देखते उठने की वजह बताई, जबकि टेबल के नीचे से वो मुसलसल मुदाहमत करती जहाज़ेब के मजबूत और फुलादी हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की जद्दोजहद कर रही थी। जबकि जहाज़ेब के मजबूत फुलादी हाथों से अपना हाथ छुड़वाने की जद्दोजहद कर रही थी। हाँ बेटा, जाओ कुछ अच्छा सा बनवाओ, समरा बेगम इफ़रा की जानिब देखते हुए बोली, और वो सब अपना नाश्ता करने में दोबारा मसरूफ़ हो गए। छोड़िए मेरा हाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे भाभी के लिए कुछ बनवा कर बेचना है। इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखती हल्की आवाज़ में बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है।
اگر تم نے رات کی طرح مجھ سے چھپنے کی یا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی تو یقین مانو رات والی سزا شاید تم بھولی نہیں ہوگی، اس سے بھی بری سزا دوں گا۔ جہازیب اسے اپنے رات کے لیے عمل کو یاد دلاتے ہوئے بولا، جبکہ افرا کی آنکھوں کے سامنے رات کے تمام مناظر گھومنے لگے۔ کیسے جہازیب نے اس کے ہوش اچھے طریقے سے ٹھکانے لگائے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں چھپوں گی، آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے، افرا جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو جہازیب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے فوراً اٹھتی تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ پیچھے ایک بار مڑ کر نہیں دیکھا، جبکہ اس کی سپیڈ پر جہازیب نے بہت مشکل سے اپنا کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ مقسم علیزہ کو لیے کمرے میں داخل ہوا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی سرخ تھی۔ میری جان، اب ٹھیک ہو تم؟ مقسم اس کی سرخ آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ جی، علیزہ نے صرف اتنا سا جواب دیا۔ میری بیوی اتنی نازک ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ مقسم اس کی طرف دیکھتے مسکرایا تو علیزہ نے نظر اٹھا کر مقسم کی طرف دیکھا، جبکہ جواب اس نے کوئی بھی نہیں دیا۔ کیا بات ہے میری جان، اتنی خاموش کیوں ہوں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مقسم اسے نرمی سے اپنے احسار میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ میر، مجھے وہ صبا اچھی نہیں لگتی۔ آخر علیزہ نے اپنے دل کی بات مقسم کے آگے عیاں کر ہی دی۔ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ مقسم اس کے ماتھوں کو لبے سے چومتے ہوئے بولا۔ بس ایسے ہی، علیزہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ کسی پر دھیان مت دو اور نہ ہی دینے کی ضرورت ہے، وہ صرف مہمان ہے، اس حویلی میں کچھ دنوں تک واپس چلی جائے گی۔ تم صرف مجھ پر دھیان دو اور کسی پر نہیں۔ پہلے سنجیدگی سے اور آخر میں شرارت سے بولتا مقسم اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ چلو تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، مقسم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے سوالیہ نظروں سے مقسم کی طرف دیکھا۔ ہم اپنے ہنی مون پر جا رہے ہیں اور اب یہ تم بتاؤ گی کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ مقسم اس کے دوسرے گال پر بھی لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ مقسم کی بات سنتے علیزہ ایک دم سے خوش ہوئی تھی۔ ہیں سچی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علیزہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی۔ جہاں ہماری بیگم کہے گی وہیں جائیں گے۔ مقسم نظر بھر کر علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو آج سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس ہلکا پھلکا میک اپ اپنے چہرے پر کیے مقسم کی قربت کا رنگ لیے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ اسے ہمیشہ لگتی تھی، ہر حال میں لگتی تھی، مگر مقسم کی قربت کے رنگ اس کے چہرے پر صاف عیاں تھے اور مقسم کو انہی رنگوں سے مزید عشق ہونے لگا تھا۔ ہم ترکی چلیں؟ علیزہ مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جہاں میری جان کا دل کرے گا ہم وہاں جائیں گے۔ مقسم اسے خمار آلودہ نظروں سے دیکھتا ایک دم سے اس کے بال کھول چکا تھا، جبکہ مقسم کو واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ علیزہ کے ہوش اڑے تھے۔ علیزہ کے بال کھول کر مقسم نے سائڈ پر کیے اور جھک کر اس کی گردن پر اپنے بھیگے لمس چھوڑنے لگا۔ میر، علیزہ مقسم کا شدت بھرا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی تڑپ کر بولی۔ میر پلیز۔ علیزہ مقسم کو پیچھے نہ ہٹتا دیکھ کر دوبارہ بولی۔ علیزہ کے پکارنے پر مقسم نے پیچھے ہوتے ہوئے علیزہ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ مجھے تمہارے چہرے پر آئے اپنی قربت کے رنگوں سے بے پناہ عشق ہے، مقسم بہکتے ہوئے کے انداز میں بولا اور اس کے لبوں کو شدت سے چوم چکا تھا، جبکہ مقسم کے شدت بھرے لمس پر علیزہ کانپ گئی تھی۔ میر پلیز، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ علیزہ لمبے لمبے سانس لیتی بولی۔
जबकि मुकद्दिम के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट गूंजी थी। वो ये जानता था कि अलीज़ा इसकी शिद्दतों को नहीं बर्दाश्त कर पाती। ये बात इसे सिर्फ 2 दिन में जान ली थी कि वो नाजुक जान लड़की इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। भाई, मैं अंदर आ जाऊं? अभी मुकद्दिम अलीज़ा को कोई जवाब देता, इससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और इन्हें इफ़रा की आवाज़ सुनाई दी, जो कमरे के आने की इजाज़त तलब कर रही थी। आ जाओ, मुकद्दिम बेड से उठते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने अपना सुर्ख चेहरा झुका लिया। इफ़रा हाथ में ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुई और सीधा अलीज़ा के सामने आकर बैठ गई, जबकि मुकद्दिम अपना फ़ोन लेता कमरे से जा चुका था, क्योंकि इसे दाऊद की कॉल मुसलसल आ रही थी, जिसे इसने अभी तक रिसीव नहीं किया था। दाऊद खबर को ढूंढने और इसकी मालूमात लेने के लिए दुबई गया हुआ था, जिसकी वजह से वो मुकद्दिम की भी शादी में शिरकत नहीं कर पाया। हाँ बोलो दाऊद, मुकद्दिम कॉल रिसीव करता फ़ोन अपने कान से लगाते हुए बोला। सर, खबर मिली है कि खावर पाकिस्तान में ही मौजूद है और वो अकेला नहीं बल्कि इसके साथ कोई और मिला है और वो बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहा है। पाकिस्तान से बाहर इसका कोई नामो निशान मुझे नहीं मिला, लेकिन ये बात कंफर्म है कि खावर पाकिस्तान में मौजूद है। दाऊद ने तमाम तफसील बताई। ठीक है, तुम्हारी फ़्लाइट कब की है? मुकद्दिम ने संजीदगी से पूछा। जी सर, आज शाम की। दाऊद ने मुकद्दिम को वापसी की खबर दी। ठीक है, कल मुझे तमाम मालूमात के साथ तो मेरे सामने चाहिए, मुकद्दिम से हुक्म देते हुए बोला। जी ठीक है सरदार सर। दाऊद के बोलते ही मुकद्दिम कॉल काट चुका था। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।